लोग देखते हैं वर्णमाला, जो कि आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला भी कोई भी भाषा होती है वर्णमाला पे डिपेंड होती है, और वर्णमाला होती है दो आधार पे, एक तो लेखन के आधार पे, लेखन के आधार पर, और दूसरा होती है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है। अब लेखन के आधार पे इसमें भी दो होंगे, एक तो स्वर होंगे, क्या होंगे, स्वर, और दूसरे होंगे व्यंजन। कि लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, व्यंजन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, और कौन कौन से होते हैं। तो लेखन के आधार पे अगर स्वर की बात की जाए तो लेखन के आधार पे जो स्वर होते हैं वो आपके होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। और 11 ही अगर कामता प्रसाद गुरु जी ने भी जो है, कामता प्रसाद, अगर आपको दिख रहा हो तो इसको नोट कर लेना, यानी कि हिंदी में कामता प्रसाद गुरु जी ने भी स्वर कितने बताए, 11। और लेखन के आधार पर भी स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, जरा उन पे भी बात कर लेते हैं। आ ई उ ऋषि, ऐ उ और औ। ठीक है, ये आपके होते हैं 11 स्वर। गिन लिया होगा आपने, ये 11 स्वर। ठीक है। अगर मैं इसमें, अगर ये प्रश्न आ जाए आपसे ये वाला कि कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर, अगर कोई पूछ दे कि कुल स्वर कितने होते हैं, कुल वर्ड जुड़ रहा है, तो आप बताओगे 13 कि कुल स्वर होते हैं 13, अंग और अंगा को मिलाकर। लेकिन अंग और अंगा जो है वो स्वर, ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल में अगर कोई पूछे कि कुल स्वर कितने हैं तो 13 है। ठीक है। अगर स्वर लेखन के आधार पे तो कितने हैं, तो 11 है, और 11 ही कामता प्रसाद गुरु जी ने भी स्वरों की संख्या 11 ही बताई थी। ओके। अब अगर कोई बात करे कि व्यंजन कितने हैं लेखन के आधार पे, तो लेखन के आधार पे व्यंजन है 41। कितने हैं, 41। कौन कौन से, तो 25 तो है आपके स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, का से लेकर और पा पा मां तक। तो का से लेकर मां तक जो 5 वर्ग होते हैं, तो का से लेकर मां तक जो व्यंजन है वो है हमारे स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में 4, उनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है भाई, ये अंतस्थ व्यंजन 4। उसके बाद में 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये है शा, शा, सा, हा। ठीक है, ये आपके ऊष्म व्यंजन। उसके बाद में 2 होते हैं आपके उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या इनको द्विगुण भी बोलते हैं। देखो भैया लोगों, ये याद रखना, कभी कभी वो सीधा ही प्रश्न आता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन देता है। तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो आपके ये हैं। ठीक है, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है, या इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो कभी कभी वो प्रश्न में डायरेक्ट यही पूछता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से, 4 ऑप्शन देगा उसमें, जिसमें ये दोनों, वही आंसर होगा। ठीक है। कभी कभी वो पूछेगा ऊष्म व्यंजन कौन से, तो ये जो 4 व्यंजन है इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इनको आप याद कर लेना प्रॉपर। ठीक है, तो इनको आप जो है प्रॉपर याद कर लेना। उसके बाद में कभी कभी पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन भी आपके 4 है, या, रा, ला, वा। तो इनको भी आप जो है याद कर लेना कि अंतस्थ व्यंजन ये है। उसके बाद में 2 और हैं जिनको बोलते हैं आगत। क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन, या इनको विदेशी भी बोलते हैं। विदेशी ऐसा करके आए कि विदेशी व्यंजन ऐसा करके अगर आए तो भी है, यानी कि जा और फा। विदेशी व्यंजन बोले या अरबी टाइप के बोले, अरबी व्यंजन क्या, तब भी जा और फा। तो अगर आप इनको अगर योग करेंगे तो 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 34 35,
35, 36, 37, 37 और 4 दोस्तों आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनको आप बहुत अच्छे से नोट करना एक एक चीज़ को, क्योंकि अभी याद कर लोगे तो जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी होगी, ठीक है, जब व्यंजन पढ़ाऊंगा तब। अभी मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, पूरा जानकारी दे रहा हूँ व्यंजन के वर्णमाला के बारे में। तो ये होते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। इनमें क्या होता है वो मैं आपको व्यंजन जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों आपके 41 हो गए व्यंजन, और आपके जो स्वर हो गए हैं 11, ठीक है। ये कुल स्वर ये अलग चीज़ है, ठीक है। अगर कोई पूछे कुल स्वर कितने तब की बात है, इससे मतलब नहीं है। तो अगर आप ये 25, 4, 29, 29 4, 33, 33 2, 35, 35 2, 37 4, 41, तो 41 ये है और 11 वो हैं। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो आप पाओगे 52, ठीक है। कितना पाओगे? 52। तो जो ये 52 है, यानी कि कोई पूछे कि अगर आपसे सीधा पूछे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के कुल कितने हैं, तो आप बोल दो कि 52। 52 ही वर्णों का मानक रूप माना गया है। लेखन के आधार पे भी वर्ण मानक रूप कितना है? 52 है, 52 वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला अगर पूछे किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, थोड़ा इसको भी समझ लेना, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या है, इस पे थोड़ा ध्यान देना कि व्यवस्थित समूह का मतलब ये है, हमारी बात पे ध्यान दो भाई, मेरी बात पे ध्यान दो, नोट कर लेना, बाद में भी ध्यान दो मेरी बात पे, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह से वर्णमाला किसके? वर्णों के व्यवस्थित का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि स्वर कहीं और पड़े हों, व्यंजन कहीं और पड़े हों, संयुक्त कहीं और पड़ा है, पूरा व्यवस्थित है। पहले स्वर है, उसके बाद अयोगवा है, फिर आपके जो है आपके मतलब का से लेकर और माँ तक है जो हमने बताए थे, यानी कि स्पर्श है, उसके बाद अंतस्थ है, द्विगुण है, ठीक है। उसके बाद में फिर लास्ट में संयुक्त है। मतलब कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है वर्णों की, समझ रहे मेरे भाई। तो एक व्यवस्थित तरीके से जो उनको रखा गया है, पहले स्वर फिर व्यंजन, तो उस तरीके से इसीलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, ओके। तो ये आपके हो गए हैं लेखन के आधार पे वर्ण। कौन कौन से? आप किसी को भी आसानी से समझा सकते हो, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग अगर बात करें उच्चारण के आधार पे, तो उच्चारण के आधार पे जो वर्ण होते हैं दोस्तों, इसमें भी 2 देख लेते हैं। तो एक तो स्वर होंगे उच्चारण के आधार पे, दूसरे होंगे व्यंजन उच्चारण के आधार पे। तो स्वर उच्चारण के आधार पे 10 हैं दोस्तों, और व्यंजन उच्चारण के आधार पे हैं आपके 35। कितने हैं? 35। तो उच्चारण के आधार पे टोटल कितने हो गए? 45, ठीक है। लेखन के आधार पे टोटल कितने हो गए? 52, ओके ओके। चीज़ों को समझते चलो धीरे धीरे, आराम आराम से। स्वर, अब स्वर में आप कहोगे भैया 10 उधर 11 थे, 10 तो मैं कहूँगा भैया जो आ ई उ ऋषि यहाँ से आपका गायब हो जाएगा। ऐ ओ औ, ये मेरे भाई आपके जो है ये स्वर हैं उच्चारण के आधार पर। ऋषि गायब कर दिया, क्यों? क्योंकि ऋषि कहीं ना कहीं रा का उच्चारण करता था। जैसे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ऋषि वैसे तो लेखन के आधार पर लिख दिया, लेकिन ऋषि कहीं ना कहीं यही तो है ऋषि, तो ये तो रा का कर रहा है, समझ रहे? तो उच्चारण तो रा का हो रहा है, तो उच्चारण के आधार पर ऋषि को हम नहीं ले सकते मेरे भाई। लेखन के आधार पर लिख तो सकते हैं, ऋषि लिखा हुआ है, बट इसका उच्चारण ऋषि नहीं, रा ये होगा ऋषि, ये हो रहा है ऋषि, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको हमने ऋषि को कट कर दिया यहाँ से। तो हमारे उच्चारण के आधार पर कोई पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 10 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे लेखन के आधार पे या सामान्यता कोई पूछे तो आप बोलोगे 11। कोई अगर आपसे पूछे कि टोटल स्वर कितने होते हैं तो आप एकदम बेधड़क बोलोगे 13, ओके। टोटल स्वर अगर वर्ड कहें तब। स्वर से मुझे याद आया, अगर आपसे कोई ये कहे कि एक वर्ड आ गया कि मूल व्यंजन कितने हैं, अभी हालांकि अभी हम लोग बात करेंगे मूल स्वर क्या है, अभी उन्हीं पे इसके बाद बात करने वाले हैं। तो अगर मैं लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, कोई एक प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजन जो होते हैं दोस्तों 25, 4, 29, 4, 33, ये जो है ये 33।
तो इनको भी साइड में कहीं पे नोट कर लेना कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो 25 और 4 29, 29 और 4 33, ठीक है, और 33 और 2 35, 35, नहीं 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 यही 35 तो ये है, 35 तो आपके ये हैं व्यंजन। तो अगर कोई आपसे कंफ्यूज नहीं होना है, कोई अगर पूछे कि टोटल व्यंजन वो मूल व्यंजन कितने हैं, तो कहोगे 33, मूल व्यंजन कितने 33, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो मूल व्यंजन कितने आपके 33, कौन कौन से, स्पर्श 25, 4 अंतस्थ तो 4 ऊष्म, ओके ओके, बहुत अच्छी बात, ये आपके हो गए। तो इनको आप पहले एक बार चीज़ों को समझ लो। वर्णमाला लेखन के आधार पे कोई भी भाषा होती है 2 प्रकार से पढ़ी जा सकती है। वर्णमाला कौन सी, एक तो लेखन के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। लेखन के आधार पे टोटल वर्ण 52 होते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन स्वर होते हैं 11, और 11 ही कामते प्रसाद गुरु जी ने भी माने हैं। 11 कुल स्वर अगर कोई पूछ दे तो 13 अलग की बात है। व्यंजन में एक जो 41 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर माँ तक, ठीक है, जो कि जिसमें 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो हम बताएंगे जब आपको पढ़ाएंगे वर्ण। उसके बाद में 4 अंतस्थ व्यंजन है, 11 अलावा 4 उसमें शा सा शा सा हा, और 2 उत्क्षिप्त या द्विगुण, 4 आगत या विदेशी, 4 संयुक्त व्यंजन। इनको आप याद कर लेना मेरे भाई, आगे आपको आसानी होगी, परेशानियां कम होंगी व्यंजन में, ओके ओके, इंपॉर्टेंट है। और उच्चारण के आधार पे आपके 45 होते हैं, 10 स्वर हुए, 35 व्यंजन ये, ठीक है। 35 व्यंजन में आपको मैं बता दूं 33, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो 33 हैं वो तो आपके वही है, मतलब मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन है। या मैं अगर इसको मैं इस तरीके से मूल व्यंजन 30, चलो मैं इस तरीके से बता देता हूँ। जो व्यंजन है इसमें 25 तो आपके हो गए स्पर्श, 4 हो गए अंतस्थ, 4 हो गए ऊष्म, 25 और 4 29 और 4 33 और 2 हो गए उत्क्षिप्त या द्विगुण, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए 35, आप कहोगे भैया 35। एक बार मैं आपको बता दूं, 25 ऊष्म हो गए, वो सॉरी 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, और 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। तो टोटल कितने हो गए 35 उच्चारण के आधार पे। क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है कि लेखन के आधार पे स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, उच्चारण के आधार पे स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारे आपके सामने हैं, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, या जिसको नोट नहीं करना, कहीं कोई देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर घर पे बैठे हैं तो कापी पेन लेके इसको नोट करो, ठीक है। अगर कहीं बाहर रास्ते में कहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे जाके नोट कर लेना। एक अच्छी सी नोट्स बनाओ हिंदी की, इससे आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, और जब प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें एकदम पानी पानी हो जाएंगी, ओके। अब हम लोग इसको रफ करते हैं, अब आगे समझते हैं। अभी हम लोगों ने ये समझ लिया, देखते रहना, चलना है। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि लेखन के आधार पे और इसके आधार पे। अब हम लोग वर्णमाला समझते हो, स्वर को अच्छे से समझते हैं कि स्वर क्या है, इनका क्या क्या नाम दिया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्वर पे। स्वर, तो हमने आपसे कहा था कि जो मैं सीधा लिखता हूं, जो दूसरों पर निर्भर ना हो, दूसरों पर निर्भर ना हो, ठीक है, या जो बोलने में स्वतंत्र हो, ठीक है, जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो अर्थात मतलब स्वर वो होते हैं कि जो किसी दूसरों पे निर्भर ना हो, स्वतंत्र हो, उनको क्या बोलते हैं स्वर। जैसे कोई वर्ड आ ई उ किसी पे है नहीं है, सीधा आ रहा, कहीं कहीं टच हो रहा, कहीं नहीं, आ ई उ ए कहीं टच हो रहा, नहीं हो रहा, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र है, निर्भर है खुद पे, इसीलिए इनको बोलते हैं स्वर। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब स्वर हम लोग लिख लेते हैं ज़रा डिटेल में। आ ई उ ऋषि, ए ऐ ओ
औ और अंग, अंगा, इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये आपके टोटल दोस्तों, आराम से समझना, आराम से चीज़ों को लिखना, पहले समझो फिर लिखो। ये आपके टोटल 13 होंगे, 1 2 3 4 13 हैं, आप गिन लो। ठीक है, 13 हैं। अब समझना, ये जो है इनको बोलते हैं इनको, और एक आप और ले लीजिए इनको, ये 3 जो 3 वर्ण हैं इनको बोलते हैं क्या, कंठ स्वर। क्या बोलते हैं, कंठ स्वर। क्यों, क्योंकि ये कंठ से उच्चरित है। आ अंगा, आप बोलो कंठ से, कहीं ना कहीं किससे है, कंठ से है उच्चरित। तो आ अंगा किससे, कंठ से उच्चरित, तो इनको बोलते हैं कंठ स्वर। क्या बोलते हैं, कंठ स्वर। मैं यहाँ पे लिख दूं कंठ स्वर, इनको भी क्या बोलते हैं, कंठ स्वर। ठीक है, कंठ स्वर। ओके ओके। उसके बाद में अब हम लोग बात करें ई की, तो इनको बोलते हैं तालव्य स्वर। क्या बोलते हैं, तालव्य स्वर। इनको कंठ स्वर, इनको तालव्य स्वर। ठीक है, तालव्य स्वर। अब तालव्य, इसको याद करने के ताई याद कर लो, ताई नहीं, ताई ताऊ जो होते हैं, तो ताई, ता से तालव्य, ई से ई, तो ताई याद कर, मतलब ताई समझ रहे हो, ताई ताऊ जी, चाचा जी, चाचा जी, वो वाली ताई। तो ता से तालव्य, ई से ई, ताई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ऊ वाला तो बहुत सरल है। ऊ वाला क्या है आपका, ओष्ठव। ऊ से ऊ से ओष्ठव, तो ओष्ठव स्वर। तो अगर ऊ आ जाए तो आप क्या बोलोगे, ओष्ठव स्वर। ये पूछता है मेरे भाई, पूछेगा कि तालव्य स्वर कौन कौन से, ऑप्शन देगा ई ऊ ए ऐसे करके। ठीक है, तो आपको याद करना है कि ये तालव्य होते हैं। ओष्ठव इसको याद ही नहीं, बहुत सरल, ऊ से ऊ से ओष्ठव, बहुत सरल है। अब ऋषि, तो ऋषि जो है इकलौता है, इसको बोलते हैं मूर्धन। क्या बोलते हैं, मूर्धन स्वर। देखो ये लग ही रहा, मूर्धन ऋषि, देखो कुछ नहीं, जीभ इधर उधर हो रही, जैसे मूर्धन ऋषि, तो मूर्धन क्या है, ऋषि है। इसको इस तरीके से याद कर लेना। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इन दोनों की, किसकी, इन दोनों की। इसको मैं ये वाला दूंगा ऐसे, ये। ठीक है, ये। अब देखो इनका थोड़ा सा समझना, कि जब हम लोग आ में अगर ए जोड़ते हैं तो मिलती है ए, और अगर आ में अगर हम लोग जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, तो आपको मिलेगा आय। ठीक है, ये दोनों अक्षर आपके सामने हैं। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्त, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जो आ क्या है, कंठ है, और ई क्या है, तालव्य है। तो कंठ और तालव्य दोनों जुड़ के क्या हो गए, कंठ तालव्य। तभी इनको बोलते हैं हम लोग कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दूं कंठ तालव्य। कंठ, हम लोगों ने देखा ये कंठ है और ये तालव्य है, दोनों के मिलकर क्या हो गए, कंठ तालव्य। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य स्वर। अब अगर हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, तो इसको हम लोग इस आकृति में लेंगे। आकृति में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आता रहे। तो इनका भी इसी प्रकार से, अगर आ में आप ऊ जोड़ते हो, ओष्ठव। ठीक है, ऊ क्या है, ओष्ठव है, तो ये बनेगा ओ। ठीक है, अगर आप में आ में अगर आप ओ जोड़ते हो तो बनेगा आओ। क्या बनेगा मेरे भाई, आओ। तो जरा आप जोड़ के देखिए, आ में ओ जोड़िए तो आओ, आ ओ आओ, ओ हो रहा, आओ। उसी में आ में आओ, अगर ओ जोड़ोगे तो आओ आओ, तो क्या हो रहा, आओ हो रहा। मेरी बात समझ रहे, यानी कि आ क्या है, कंठ है, ऊ ओष्ठव है, तो कंठ ओष्ठव मिलके क्या हो गया, कंठ ओष्ठव। क्या हो गया, कंठ ओष्ठव। इसको आप नोट कर लेना, कंठ ओष्ठव स्वर। ओके ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, कंठ स्वर आ, तालव्य ई, ऊ ओष्ठव, ऋषि मूर्धन्य, ए और ए कंठ तालव्य, ओ और आओ कंठ ओष्ठव स्वर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी, ये क्या है, ये तो कंठ स्वर हो गए, इकलौते बचे ही है। ठीक है, तो इकलौते अगर ये बचे हैं तो इनको बोल सकते हो आप नासिक। क्या बोल सकते हो, नासिक, नासिक स्वर। ठीक है, तो
तो अब आप अलग अलग सभी स्वरों के समझ गए, डिफाइन कर लिया होगा किन किन स्वरों को क्या क्या कहते हैं। अब एक चीज और आप समझिए, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह स्वर पूरे को। जबकि एक को, इसको नासिक और इसको कंठ स्वर बोलते हैं। ठीक है, इसको हालांकि इसको विसर्ग भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, इसका विसर्ग भी है। मैं एक तो ये हो गए, और इसके अन्य नाम आपको बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी परीक्षा में वो कोई दूसरे नाम से पूछ देता है। अब आपको ये पता है, अब मान लो इसको आपको अनुस्वर नहीं पता है, इसको अनुस्वर भी कहते हैं, अनुस्वर, और इसको विसर्ग कहते हैं, ये आपको नहीं पता, या आपको ये पता ये नहीं पता। उसने पूछ दिया कंठ स्वर है, ऑप्शन दे दिया अंग, अंगा, ई, उ। आप कहोगे यार कंठ स्वर तो हमने यही पढ़े थे, जबकि इसको भी कंठ स्वर कहते हैं। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें आना चाहिए, पता, वो परीक्षा में यही चीज़ें पूछता है। ठीक है, हम आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अनुस्वर और विसर्ग, इसको पूरे ग्रुप को बोलते हैं दोस्तों अयोगवाह। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में होता है प्रायः, ये मैं अभी हम लोग बात करेंगे, बाद में अच्छे से बात करेंगे। तो इस पूरे को ग्रुप को क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह स्वर क्या है, इसके पीछे भी एक कहानी है, उसको थोड़ा सा समझते हैं क्या कहानी है, इस अयोगवाह को क्यों बोला गया। देखो अयोगवाह क्या है कि अगर हम लोग इनकी बात करें प्रॉपरली, तो ना तो ये स्वर है, अयोगवाह जो स्वर है यानी कि अंग और अंगा है, ये ना तो स्वर है, ना तो प्रॉपर तरीके से स्वर ही है, और ना ही ये प्रॉपर तरीके से व्यंजन ही है। यानी कि ना ये स्वर है, ना ही ये व्यंजन है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जो ये अयोगवाह हैं, अयोगवाह, तो ये क्या है कि ये अगर लेखन के आधार पे बात की जाए, तो लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार से ये स्वर हैं, लेकिन अगर उच्चारण के आधार, थोड़ा इस बात को समझना अच्छी है थोड़ी सी, उच्चारण के आधार पे अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये है व्यंजन। ठीक है, मतलब ये कि लेखन के आधार पे तो ये स्वर है, लेकिन उच्चारण के आधार पे ये स्वर नहीं है, तो इनको हम स्वर में नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, उच्चारण के आधार पे तो ये व्यंजन है, लेकिन लेखन के आधार पे ये व्यंजन नहीं है, तो इनको व्यंजन नहीं ले सकते हैं। तो ना इनको स्वर ले सकते हैं प्रॉपर, ना इनको व्यंजन ले सकते हैं, तो फिर क्या लेंगे? तो इनको लेंगे अयोगवाह। क्यों? क्योंकि इनका योग ही नहीं है, इनका क्या नहीं है, योग नहीं है। तो जिनका योग नहीं है उसको बोलते हैं अयोग। और बिना योग होने के कारण भी इनका एक अर्थ होता है, सार्थक है, फिर भी अर्थ देते हैं, फिर भी उनका अर्थ का क्या होता है, वहन हो रहा है, फिर भी इनका अर्थ का वहन हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं अयोगवाह। बहुत सारे वर्ड जैसे प्रातः, हम लोग बोलते हैं प्रातः काल, प्रातः काल, तो देखो इनका यूज हो रहा है, यूज हो रहा है। तो वही बात है, ना ये स्वर है ना व्यंजन है, फिर भी इनका यूज हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम लोग इसको बोलते हैं फिर भी। तो वहा, तो अयोग मतलब योग नहीं है, किसी में नहीं है, फिर भी इनका वहा वहन हो रहा है, इनका प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं अयोगवाह। समझ गए? तो अब आप ये समझ गए कि ये स्वर क्यों नहीं है, वो व्यंजन क्यों नहीं है। अयोगवाह वर्ड का मतलब भी समझ गए होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं अयोगवाह। अब आप अयोगवाह स्वर नहीं बोलेंगे कभी अयोगवाह वर्ड को। ओके, ये नासिक स्वर है, ये कंठ स्वर है। ये आपके स्वरों की एक जानकारी हुई है मोटी मोटी। अभी बहुत सारी जानकारी बाकी है मेरे दोस्त, बने रहना। इसको मैं रफ करूं, आपने इसको या स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये कंठ स्वर, ये तालव स्वर, ओष्ठव स्वर, मूर्धन, कंठ तालव, कंठ ओष्ठव, और इसको नासिक कंठ यानी कि अयोगवाह स्वर, ये अनुस्वर, ये विसर्ग, ये क्यों नहीं है उसका रीज़न है आपके सामने। आप देखो जो मैं आपको पढ़ा वो तुरंत कॉपी में नोट कर लिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कुछ चीज़ें बहुत बताती उनको नोट कर लो तुरंत, कि मैंने क्या कहा कि लेखन के आधार पे स्वर, यानी कि लेखन के आधार पे, परंतु वो मतलब स्थान के आधार पे स्वर नहीं है, इसलिए स्वर उनको नहीं ले सकते हैं। व्यंजन का भी मैंने ऐसे ही बताया, तो इनको कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ, उनको नोट कर लिया करो। ओके। अब हम लोग आगे सीखते हैं दोस्त। इसको रफ कर दूँ? आप कहोगे भैया कर दीजिए। हो रहा? क्यों भाई, रिकॉर्ड हो रहा?
ठीक ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्त। आगे चीज़ों को आराम आराम से सीखिए, पूरा सीखिए, कहीं से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्त, स्वर के प्रकार के, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप अगर बात करोगे तो लघु या ह्रास स्वर पूछेगा कि लघु या ह्रास स्वर कौन कौन से होते हैं। लघु या ह्रास स्वर ये पूछे गए हैं भैया ये प्रश्न। लघु या ह्रास स्वर क्या है, प्रैक्टिस में आपको दिखाऊंगा। तो लघु या ह्रास स्वर की संख्या है 4। पहले तो वो संख्या ही पूछ देता है कि लघु या ह्रास स्वर कितने हैं, 4 5 6। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋषि, ये आपके 4 हैं लघु ह्रास स्वर। पूछेगा कि दीर्घ स्वर कौन है, तो 4 ये जो बचे हुए 7 हैं वो आपके ये हो गए। ठीक है, बचे हुए 7 जो है वो आपके ये हो गए। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो लघु स्वर पूछे 4, दीर्घ स्वर पूछे 7, और एक स्वर मुझे और याद आ गया है, अर्ध स्वर। कभी कभी ये भी पूछ देता है मेरे भाई, अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर जब आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे एक बार, लेकिन बात सही है। क्यों है उसका भी मैं बताऊंगा। अर्ध स्वर होते हैं 4। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं या, रा, ला, वा, अर्ध स्वर। अब आप कहोगे भैया ये तो व्यंजन है, आप स्वर कैसे बता रहे हैं? तो मैं कहूँगा भैया मैं स्वर नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अर्ध स्वर, आधे स्वर हैं ये। क्यों? क्योंकि ये स्वर है, ये उच्चारण के आधार पे कहीं ना कहीं स्वर के जैसे ही लगते हैं। कैसे? कि स्वर की डेफिनेशन क्या आती है कि जो वर्ड स्वतंत्र हो, जैसे आ, ई, उ, कहीं हमारी जीभ कहीं इधर उधर टच हो रही नहीं हो रही। अगर आप इनका भी उच्चारण करोगे या रा ला वा, तो कहीं बहुत ही नॉर्मल सी, यानी कि ना के बराबर हो रही, या रा ला वा, तो कहीं और नहीं। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं उच्चारण के आधार पर इनमें क्वालिटी कहीं ना कहीं स्वरों की आ रही, तो इसीलिए इनको अर्ध स्वर का नाम रख दिया गया। खैर मैं आपको बता दूं, वो कभी कभी पूछ लेता है कि अर्ध स्वर कौन से हैं, या ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई और आपसे पूछ लेगा, तो आप अर्ध स्वर भी याद रखना। तो ये आपके हो गए स्वर के प्रकार, कि स्वर के प्रकार कितने हैं वो आपके सामने है दोस्त, कि ये है आपके स्वर के प्रकार के, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और अर्ध स्वर। तो ये आपके अर्ध स्वर हो गए, इनको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बची हुई चीज़ें क्या हैं उनको भी थोड़ा हम लोग गौर करते हैं। अच्छा, मेरा मन हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ें और मैं बता दूं एक्स्ट्रा। जैसे एक आता है कि रेफ क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है। रेफ क्या होता है, ठीक है, मैं इसको रफ करके आपको बताता हूँ अच्छे से। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हिंदी की कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए वर्णमाला की। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करें कि अनुनासिक, इसको मैं थोड़ा सा अनुनासिक स्वर, या इनको चंद्रबिंदु भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु, मतलब ये वाला। ओके, ये वाला अनुनासिक चंद्रबिंदु। तो अनुनासिक क्यों कहा गया? अनु माने पीछे, नासिक माने नाक, यानी कि नाक के पीछे का मतलब मुंह। नाक के पीछे क्या है? मुंह है। तो जहां पर मुंह और नाक दोनों से, इसको थोड़ा सा समझ लेना, मुंह और नाक दोनों से वायु आए, यानी कि मुंह और नाक दोनों का यूज हो, ठीक है, वो क्या स्वर है? अनुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वर का मतलब चंद्रबिंदु। क्या मतलब है? चंद्रबिंदु। इनका प्रयोग जैसे हम लोग करेंगे गाँव, क्या करेंगे? गाँव, तो चंद्रबिंदु करेंगे। पाँव, तो क्या है? चंद्रबिंदु। बांध,
तो क्या है, चंद्र बिंदु। सबसे खास बात मेरे भाई, सबसे खास बात, यहाँ पे आपको चंद्र बिंदु मिल जाए, जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु मिल जाए, तो ये हमेशा तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव। क्या होगा मेरे भाई, तद्भव होगा हमेशा। क्या होगा भाई मेरे, तद्भव होगा हमेशा। तो ये तद्भव और तत्सम जब पढ़ाएंगे, हालांकि मैं बता दिया हूँ कि जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु मिल जाए वो हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा मेरे भाई। अनुनासिक स्वर। उसके बाद अगर हम बात करें अनुस्वर, अनुस्वर, हालांकि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता दूँ, अनुस्वर में सिर्फ ये होगा मात्र ऊपर, अनुस्वर, ठीक है। यानी कि अंग जिसको बोलते हैं अंग, वो है अनुस्वर। तो अनु माने पीछे, यानी कि पीछे का मतलब है कि सिर्फ पीछे हमारे क्या है, मुंह है, यानी कि जो सिर्फ मुंह से ही सांस आए। कहाँ से आए, मुंह से, ठीक है। तो अनुस्वर। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके, तो एग्जाम्पल की बात होगी जैसे संविधान, क्या होगी, संविधान, तो इसमें क्या क्या ही है, तो इसको बोलते हैं अनुस्वर। खास बात यह है कि इसका प्रयोग हम लोग जैसे इसका करते हैं तद्भव में, जहाँ दिख जाए तो इसका जहाँ ये दिख जाए वो वर्ड क्या होगा, तत्सम होगा, बिना सोचे समझे। जहाँ पे चंद्रबिंदु दिख जाए तद्भव होगा, जहाँ पे ये दिख जाए, अनुस्वर दिख जाए तो वो क्या होगा, तत्सम होगा। ओके ओके। विसर्ग आप जानते ही हो, विसर्ग में आपको चलो बता दूं, विसर्ग ये होता है, इसका प्रयोग सामान्यतः संस्कृत में होता है। कहाँ होता है, सामान्यतः इसका प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है विसर्ग का। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी पढ़ा विसर्ग, तो कैसे, जैसे इसको अतः नहीं पढ़ेंगे, अतः क्या पढ़ेंगे, अतः। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे समझ लेते हैं, जैसे में पढ़ा चंद्रबिंदु, तो अब पढ़ेंगे चंद्र, क्या पढ़ेंगे, चंद्र। तो चंद्र सिर्फ ये होता है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, अंग्रेजी में, इसका सामान्यतः प्रयोग कहाँ होता है, अंग्रेजी में, ठीक है। और साथ साथ में जब उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर ओ का उच्चारण आता है, किसका, ओ का, आ का नहीं आता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग आ का करते हैं, बट आ का उच्चारण नहीं आता है। चंद्र का जो उच्चारण करने पर किसका होता है, ओ का उच्चारण आएगा, आ का नहीं आएगा। जैसे जैसे अगर बात कर लें, जैसे तो नॉलेज, क्या कहेंगे, नॉलेज, इंग्लिश वर्ड है ये, नॉलेज हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करें जैसे पॉकेट, क्या हो गया, पॉकेट, या डॉक्टर, तो क्या होगा, डॉक्टर, ठीक है। नॉलेज, पॉकेट, डॉक्टर, तो ये सारे जो हैं वो क्या है, चंद्र है, ठीक है। अंग्रेजी में को उच्चारण करने पे ओ का आएगा, आ का नहीं, तो क्या है, नॉलेज, डॉक्टर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चंद्र। उसी प्रकार से एक रेफ होता है, इसको भी आप समझ लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, रेफ। तो रेफ क्या होगा कि जैसे रेफ जो है ये रा वर्ण का, रा वर्ण के ऊपर इसका प्रयोग होगा, वर्ण के ऊपर लगा होगा, उसको बोलते हैं रेफ। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे कर्म, कर्म, धर्म, तो जो ये ऊपर ये रा चढ़ा हुआ, इसे बोलते हैं रेफ, ठीक है। कोई अगर पूछे रेफ क्या है, तो आप इस तरीके से छोटी छोटी बेसिक सी नॉलेज है, पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है काफ़ी, ऐसी बात नहीं, ठीक है। रेफ, तो ये अनुनासिक स्वर, अनुस्वर, विसर्ग,